This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you the program Swar Dharohar based on the archival inputs of Akashvani. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित कार्यक्रम स्वर धरोहर। नमस्कार श्रोताओं, स्वर धरोहर में आज हम बात करेंगे उस अभिनेता की जिनका जीवन सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त की। दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। वो जानने वाले बालम बा, लौट के आ। गाकर सुनाओ ना। बात यह गुरु गुरु जी, मेरे गुरु जी है ना, उन्होंने मुझे कहा है सिवाय घर के किसी दरिया के किनारे या किसी बाग में या किसी झाड़ के नीचे कभी गाना नहीं गाना, नहीं तो तेरा गला बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं उम्र भर की सीखी हुई विद्या को भूल जाऊं तो ठीक है, मैं गा देता हूं। सुनील दत्त वो सिर्फ एक फिल्मी सितारा नहीं, एक विचार थे, एक कलाकार, समाज सेवी, नेता और एक पिता जो जीवन के कठिन से कठिन संघर्ष में भी मुस्कुराना जानते थे। 6 जून 1929 पंजाब के झेलम में, जो अब पाकिस्तान में है, एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया बलराज दत्त। बंटवारे की आग ने उनका बचपन झुलसा दिया और परिवार को भारत आकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी पड़ी। लेकिन कुछ क्षमाएं ऐसी होती हैं जो तूफानों में भी कभी बुझती नहीं। मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ उसका बहुत बड़ा हाथ है कि मुझे कलाकार बनाने का। नहीं तो हम वहाँ कहीं अगर वहीं रहते तो कहीं थानेदार वगैरह बने होते वहाँ, या खेती कर रहे होते कहीं। सुनील दत्त पढ़ाई के बाद मुंबई आए, जय हिंद कॉलेज से इतिहास में डिग्री ली और फिर रेडियो सिलोन में बन गए रेडियो होस्ट। उन दिनों ये नया ये रेडियो सिलोन से ये कमर्शियल स्टार्ट हुए थे। एक एडवर्टाइजिंग कंपनी थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनके लिए इंटरव्यू करूं मूवी स्टार्स को। जब मूवी स्टार्स को इंटरव्यू करने जाया करता था स्टूडियोज में, तो मुझे बहुत से लोग कहते थे, अरे भाई तुम क्यों खुद एक्टर क्यों नहीं बन जाते हो। तो मैं ये कहा करता था कि देखो भाई, हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं बनने का, हमको कोई हीरो बनाएगा तो हम बनेंगे। यहाँ उनकी मुलाकात कई फिल्मी सितारों से हुई और फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों से। उन्हीं के बीच एक शख्स ने सुनील दत्त को एक मौका दिया। वो थे निर्देशक रमेश सहगल। रेलवे प्लेटफॉर्म से सन 1955 में सुनील दत्त के फिल्मी सफर का आगाज हुआ। तो मुझे याद है कि एक फिल्म बन रही थी शिकस्त, जिसमें दिलीप कुमार साहब शूटिंग कर रहे थे और वहाँ मैं इंटरव्यू कर रहा था उस वक्त उनका। तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिस्टर रमेश सहगल, उन्होंने मुझे देखा और मुझे कहने लगे, भाई देखो तुम फिल्मों में काम करोगे। तो उन्होंने टेस्ट लिया और मुझे अभी तक याद नहीं है कि मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा। और 1-2 महीने के बाद मैं अपनी कॉलेज की कैंटीन में बैठा हुआ था और एक आदमी मुझे मिलने आया। तो कहता है कि मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ रमेश सहगल साहब का और सहगल साहब आपको मिलना चाहते हैं। तो हम गए हम उनको मिले। तो वो उठ के मुझे उन्होंने सीने से लगाया और कहने लगे, भाई मुबारक हो, हमने तुम्हारा टेस्ट देखा है, बड़ा अच्छा है और तुम मेरी नेक्स्ट फिल्म में जो बना रहा हूँ उसके हीरो हो। लेकिन असली पहचान मिली मदर इंडिया से। और वहीं सेट पर जब आग लगी तो सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाया। दोनों में प्रेम वहीं से शुरू हुआ। 1958 में दोनों ने विवाह कर लिया। नरगिस और सुनील दत्त एक ऐसी जोड़ी जिसने जीवन के हर रंग साथ साथ देखे। 1964 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था यादें। ये एक एकल यानी सोलो अभिनेता वाली फिल्म थी। निर्देशक, निर्माता, कलाकार सब सुनील दत्त।
ये फिल्म गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई। यादें फिल्म देखने के बाद लोगों ने सवालों की बौछार कर दी। ये आइडिया आपको कहाँ से आया, कैसे आया? किस्सा यूं है कि मैं यूरोप एक फिल्म फेस्टिवल में गई थी। बच्चे भी मेरे साथ थे और सुनील उस वक्त मद्रास में शूटिंग कर रहे थे। अचानक एक दिन सुनील का दिल घबराया तो वो बंबई के लिए रवाना हुए, रास्ते में ये सोचते हुए कि घर पहुंचकर बच्चे ऐसे मिलेंगे, ऐसी ऐसी बातें होंगी। लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो कोई भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। तब उन्हें याद आया कि सब लोग तो लंदन गए हैं। बहरहाल जब वो अकेले घर में सोए तो उन्हें ऐसा लगा कि बच्चा पलंग से गिरकर रो रहा है। वो फौरन उठ बैठे, बच्चे को ढूंढने लगे और मुझे जोर जोर से पुकारने लगे। साल 1981 बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होनी थी, लेकिन उस वक्त उन्हें जीवन का सबसे गहरा दर्द मिला। नरगिस को कैंसर हो गया। इलाज के लिए अमेरिका गए, लेकिन नरगिस चल बसी। ये उन दिनों का वाक़या है जबकि मिसेस दत्त बड़ी सख्त बीमार थी। वो न्यूयॉर्क के अस्पताल में थी। उसके बाद वो कोमा में चली गई और डॉक्टरों ने कहा कि अब तो इनका बचना बहुत मुश्किल है। मगर 2.5 महीने के बाद वो कोमा से निकल आई, फिर बातें भी करनी शुरू कर दी उन्होंने। तो एक दिन वो अपने कमरे में थी और मैं थोड़ी देर से पहुंचा तो वो खिड़की के सामने बैठी हुई कुर्सी पे और खिड़की के बाहर देख रही थी। बाहर बर्फ़ पड़ रही थी और कुछ सोच रही थी। तो मैंने सोचा कि शायद वो इतनी बीमारी, इतनी तकलीफ़ों के बाद वो सोच रही होंगी, अपने बारे में सोच रही होंगी। मैंने ये भी कहा उनसे, ऐसा सोचा मत कीजिए क्योंकि अब तो ठीक हो रही हैं, आप वापस हिंदुस्तान चलेंगे। तो मुझे कहने लगी कि मैं अपने बारे में सोच नहीं रही थी, मैं ना अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपने बच्चों का देखभाल तो तुम उनकी करोगे। मैं तो सोच रही थी कि तुम तो मुझे यहाँ ले आए क्योंकि तुम्हारे पास वो सारे ज़रिए थे, वो सारे वसीले थे मुझे यहाँ लाने के लिए। मगर हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसे हस्बैंड होंगे, कई ऐसे मर्द होंगे जो अपनी बीवियों से कहीं ज़्यादा प्यार करते होंगे जो जितना तुम मुझसे करते हो। कई ऐसे बाप होंगे जो अपने बच्चों से कहीं ज़्यादा प्यार करते होंगे। कई ऐसी बहनें होंगी जो अपने भाइयों से प्यार करती होंगी। और वो अगर उनमें से कोई अगर बीमार है तो वो तो अपने चाहने वालों को, प्यार करने वालों को यहाँ नहीं ला सकते क्योंकि उनके पास कोई फंड्स नहीं है, उनके पास कोई ज़रिया नहीं है यहाँ लाने का, तो वैसे ही मर जाते होंगे हिंदुस्तान में। तो मैं उन सब के बारे में सोच रही थी और मैं अब ये चाहूँगी कि जब मैं ठीक हो जाऊँ तो वापस हिंदुस्तान जाके मैं गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोगों को मिलूँगी, अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलूँगी, हमारे यहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो उनको मिलूँगी और चाहूँगी कि क्यों ना हिंदुस्तान में भी वैसी मेडिकल फैसिलिटीज़ हो जाएं ताकि किसी को बाहर आने की ज़रूरत ही ना पड़े। सुनील दत्त ने हार नहीं मानी। नरगिस दत्त फाउंडेशन बनाया और कैंसर के मरीजों की सेवा के लिए अपना योगदान दिया। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं बारसी में जो नरगिस दत्त हॉस्पिटल है कैंसर का, हम अब चाह रहे हैं कि ये मेरी धर्मपत्नी के नाम से अमेरिका में और कनाडा में जो हमारे हिंदुस्तानी भाई रहते हैं उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई है और वहाँ वो पैसा इकट्ठा करते हैं और मैं भी वहाँ जाता हूँ, उनकी मदद करता हूँ पैसा इकट्ठा करने के लिए। मगर वो पैसे यहाँ नहीं भेजते, वो उसका इक्विपमेंट जो मेडिकल इक्विपमेंट होता है, अच्छा, जो कि कैंसर के इलाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो अस्पतालों में भेजते हैं। गांव वगैरह में, छोटे छोटे कस्बों में जो हॉस्पिटल हैं जो गरीबों का इलाज करते हैं, वहाँ ये मेडिकल इक्विपमेंट जाए। और अभी तक हम $5 मिलियन का मेडिकल इक्विपमेंट हिंदुस्तान के अलग अलग अस्पतालों में पहुंचा चुके हैं। श्रोताओं, स्वर धरोहर कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक ब्रेक का। जब संजय दत्त मुश्किलों में घिरे, उन्होंने एक पिता की तरह हर मोर्चे पर उनका साथ दिया। 10 साल तक तू झूठ बोलता रहा, उस वक्त तेरी आंख में शर्म नहीं आई? और आज जब तेरे बाप को तुझ पे नाज है, तू सर झुकाए खड़ा है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि लोग मेरे बेटे को इतना प्यार करते हैं। लेकिन बाबूजी, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। अरे पगले, डॉक्टर तो सिर्फ जान बचाते हैं, तूने तो लोगों को जीना सिखा दिया।
तू हमेशा माँ को जफ्फी देता रहा। आज बाप की हसरत भी पूरी कर दे। सुनील दत्त राजनीति में आए, 5 बार सांसद बने, केंद्रीय मंत्री रहे। वो अपने कन्विक्शन से हर बात करते थे, चाहे अपने मन की बात रूलिंग पार्टी में रहते हुए बोलना, वेदर दैट सूट्स द रूलिंग पार्टी और नॉट। 1987 में आतंकवाद के खिलाफ भारत यात्रा की, शांति और एकता का संदेश लेकर। हमारे देश के जवान अपने गांवों से दूर, अपने घरों से दूर और अलग अलग प्रांत के, कभी वो नहीं कहता कि मैं मालाबार का जवान हूँ, या कोई ये नहीं कहता कि मैं बंगाल का जवान हूँ, कहता कि मैं इंडियन आर्मी का जवान हूँ। तो इस चीज़ का मुझे बड़ा फ़ख्र है और नाज है, और इसलिए मैंने हमेशा सोचा कि उनको एंटरटेन करना ये हमारे हर कलाकार का फ़र्ज़ है। मुझे मालूम है कि वॉर कितनी ख़राब चीज़ है, ये जंग जो है कितना तबाह करती है। हम अस्पतालों में जा चुके हैं, हमने अपने जवानों की कंडीशन देखी, किसी की 2 टांगें चली गई, किसी के हाथ चले गए। तो मैं सोचता हूँ कि वो उनको एक कॉम्प्लेक्स देने की बजाय वो इंसान जो हमारे समाज के लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं, अगर एक टांग चली गई है तो हम उनके बाजू बन सकते हैं, हम उनके हाथ बन सकते हैं। 25 मई 2005 सुनील दत्त दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी कहानी, उनके आदर्श आज भी जिंदा है। जब हम चल रहे थे तो बहुत गर्मी थी, मध्य प्रदेश से जब हम गुजर रहे थे तो एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ मैंने देखी। बारिश होने लगी और बारिश के बाद एक बहुत बड़ी हमने इंद्रधनुष देखा, तो इतना खूबसूरत लग रहा था। और चलते चलते मेरे मन में सारा चीज़ शुरू हो गई कि हमने कहा कि अगर इस इंद्रधनुष का रंग सिर्फ एक ही होता, या लाल होता या अगर पीला ही होता, तो शायद इतना खूबसूरत नहीं लगता। तो मैंने अपने देश को सामने रखा उस इंद्रधनुष के साथ कि मेरे देश में इतने खूबसूरत रंग हैं, इसलिए मेरा देश बहुत बड़ा महान है। अगर मेरे देश में एक ही रंग होता, अगर फर्ज किया मेरे देश में एक ही मजहब होता, तो शायद मेरा देश इतना खूबसूरत नहीं होता। तो वो ये जो इतने अच्छे खूबसूरत रंग मिले हुए हैं, उससे हमारा देश बनता है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि ये इतना खूबसूरत है इंद्रधनुष की तरह, कि एक इंद्रधनुष जो है वो ज़मीन पे है, जो इंद्रधनुष आसमान पे देखते हैं हम, वो ज़मीन पे अगर है तो हमारे देश में है। कभी कहा था उन्होंने, एक अच्छा अभिनेता कैमरे के सामने होता है और एक अच्छा इंसान कैमरे के पीछे। श्रोताओ, आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swardharohar@gmail.com। जी हाँ, swardharoharair@gmail.com। कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी के निर्माता थे आशुतोष कुमार, आलेख था दीपा कुमारी का और प्रस्तुति सहयोग था डिम्पल का। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अनुराग उपाध्याय और विशाल ने। You were listening to the program Swar Dharohar, based on the archival inputs of Akashvani. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani. आप सुन रहे थे आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित कार्यक्रम स्वर धरोहर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।